हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें आप लोगों को साइंस से रिलेटिव यानी कि आप साइंस से रिलेटिव कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, व्यापम हो या स्टेट लेवल के कोई सी भी टीजीटी पीजीटी, मतलब जिसमें भी साइंस पूछी जा रही हो, तो यानी कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। कि ऊर्जा का त्वरित स्रोत, तो ऊर्जा का त्वरित स्रोत क्या होता है? हम हमें इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो किसके द्वारा? ग्लूकोज से। अगला है, एक एफडीएच से कितने उत्पन्न होते हैं? तो क्या कितने उत्पन्न होते हैं, इस पे तो मेंशन नहीं किया, लेकिन ऊर्जा शायद तक यही पूछ रहा है कि कितने एटीपी। तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 2 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है, ग्लाइकोलाइसिस में प्रयुक्त क्रियाधार है, तो क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य क्रियाधार? ग्लूकोज। ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस कारण आरक्यू बदलता है? तो जो आरक्यू होता है वह किसके कारण बदलता है? तो श्वसन क्रियाधार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है? तो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? तो वह होता है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। अगला है, जीवाणु में श्वसन का स्थल। तो जीवाणुओं में श्वसन का स्थल क्या होता है? मिजोसोम्स। मिजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वह एंजाइम जो पीईपी को पाइरूवेट में बदलता है। तो पीईपी को पाइरूवेट में कौन बदलता है? तो पाइरूवेट काइनेज। पाइरूवेट काइनेज। नेक्स्ट है, कि माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम। तो माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम कौन होता है? तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज होता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज। ठीक। अगला है, केमी ऑस्मोटिक मॉडल देने वाले वैज्ञानिक। तो केमी ऑस्मोटिक मॉडल किसने दिया था? तो पीटर मिशेल ने। मिशेल ने। पीटर मिशेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रकाश श्वसन की क्रिया के बारे में किसने बताया? तो प्रकाश श्वसन की क्रिया के बारे में किसने बताया था? तो डेकर ने। एनएडी। एनएडी का पूरा नाम क्या होता है? तो निकोटेनामाइड। निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। शब्द न्यूक्लिक अम्ल किसने दिया था? तो न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया था? तो रिचर्ड आल्टमैन ने। रिचर्ड आल्टमैन ने। अगला है, कि प्रथम आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो आरएनए। ठीक। अगला है, डीएनए से आरएनए के निर्माण को कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए के निर्माण को क्या बोलते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। ठीक।
और डीएनए से आरएनए को, अब डीएनए से जब आरएनए बन जाता है तो आरएनए से प्रोटीन को, आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम, तो स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम कौन होता है? तो टाइलिन होता है। ठीक। और ये कैसा होता है? तो ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंशागति की इकाई है, तो वंशागति की जो यूनिट होती है वह कौन होती है? तो जीन होती है। ठीक। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम टीआरएनए के संश्लेषण को प्रेरित करता है? तो कौन करता है? पॉलीमरेज थर्ड, पॉलीमरेज थर्ड। नेक्स्ट है टीआरएनए शब्द किसने दिया? तो टीआरएनए शब्द किसने दिया था? तो हॉगलैंड ने, हॉगलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोडिंग रज्जु को यह भी कहते हैं, तो कोडिंग रज्जु को और क्या बोलते हैं? तो सेंस स्ट्रैंड बोला जाता है, सेंस स्ट्रैंड। अगला है आरएफएलपी का पूरा नाम, तो आरएफएलपी का पूरा नाम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक। नेक्स्ट है आरएनए का सबसे अल्पकालिक स्वरूप, तो सबसे अल्पकालिक स्वरूप क्या होता है? एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डीएनए प्रतिकृति के लिए प्राइमर जरूरी है? तो बिल्कुल प्राइमर जरूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस। जी हाँ, प्राइमर जरूरी होता है, क्योंकि प्राइमर, आप लोग प्राइमर यानी कि जैसे देखो अपन दरवाजा को पेंट करना है तो उसके पहले अपन क्या करते हैं? प्राइमर पोतते हैं, ताकि पेंट और दरवाजे के बीच की कड़ी को हम अच्छे से जोड़ सके। ठीक। अगला है पित्ताशय की वाहिनी को कहते हैं, तो जो पित्ताशय होता है तो उसकी वाहिनी को क्या बोलते हैं? तो सिस्टिक डक्ट बोला जाता है, सिस्टिक डक्ट। अगला क्वेश्चन है कि रेकॉन क्या है? तो रेकॉन क्या होता है? तो यह पुनर्संयोजन की इकाई होती है, पुनर्संयोजन, पुनर्संयोजन की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शब्द हार्मोन को किसने प्रयोग में लिया? तो हार्मोन शब्द किसने दिया था? तो स्टर्लिंग ने दिया था, स्टर्लिंग ने दिया था। और कब दिया था? तो इन्होंने 1905 में दिया था। ठीक। अगला है अंतःस्रावी जनक, एंडोक्राइनो सिस्टम, अंतःस्रावी के जनक कौन है? एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? थॉमस एडिशन है, थॉमस एडिशन। अगला है फेरोमोन को यह भी कहते हैं, तो फेरोमोन को और क्या बोला जाता है? तो एक्टो हार्मोन्स या सेमी केमिकल्स बोला जाता है, एक्टो हार्मोन्स या सेमी सेमियो सेमियो केमिकल्स बोला जाता है, केमिकल्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आंतरी रस को यह भी कहते हैं, तो आंतरी रस को और क्या बोला जाता है? तो शकस इंट्रिकस बोला जाता है, शकस इंट्रिकस या इंट्रिकस। अगला है कि वयस्कों में जीएच के अल्पस्रावन से उत्पन्न हो सकता है, अगर यदि ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं उनके कमी से, तो वयस्कों में क्या हो सकता है? क्या उत्पन्न हो सकता है? तो सिमोन्स डिसीज उत्पन्न हो सकती है। कौन सी? सिमोन्स
डिसीज। नेक्स्ट है कि वयस्कों में जीएच के अतिस्रावण से उत्पन्न होता है। तो देखो, अगर कमी हो गई तो सिमोन्स डिसीज, और यदि जिया यानी ग्रोथ हार्मोन्स की अत्यधिक हो गई, अतिस्रावण हो गया, ठीक, तो अग्राधिकायता होता है। अग्राधिकायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुनैडोट्रोपिक हार्मोन होता है के नाम हैं। तो गुनैडोट्रोपिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो गुनैडोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक। अगला है एमएसएच को यह भी कहते हैं। तो एमएसएच को और क्या बोला जाता है? तो इंटरमीडियन बोला जाता है। इंटरमीडियन। ठीक। अगला है हार्मोन जो दुग्ध निर्माण का प्रेरण करता है। तो कौन हार्मोन होता है? तो प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुग्ध स्रावी हार्मोन। तो दुग्ध स्रावी हार्मोन कौन होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? तो थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है विटामिन बी को यह भी कहते हैं। तो विटामिन बी को और क्या बोला जाता है? तो राइबोफ्लेविन बोला जाता है। राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉलिफ हार्मोन। तो कॉलिफ हार्मोन कौन होता है? तो पीटीएच बोल होता है। कॉलिफ हार्मोन किसको बोला जाता है? तो पीटीएच को, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन। अगला है लवण प्रतिधारक हार्मोन। तो लवण प्रतिधारक हार्मोन कौन होता है? तो एल्डोस्टेरॉन होता है। एल्डोस्टेरॉन। अगला है अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन। तो ओव्यूलेशन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन होता है? तो एलएच होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैसोप्रेसिन का अन्य नाम है। तो वैसोप्रेसिन का और अन्य नाम क्या है? तो पिट्रिशिन है। क्या है? पिट्रिशिन है। अगला है पीनियल ग्रंथि की उत्पत्ति। तो पीनियल ग्रंथि की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो एक्टोडर्मल से। एक्टोडर्मल से। ठीक। एक्टोडर्मल से। अगला है फेरोमोन शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो जो फेरोमोन शब्द है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कार्लसन के द्वारा। कार्लसन के द्वारा। कार्लसन के द्वारा। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम खोजा गया हार्मोन। तो प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन है? तो सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन। सिक्रेटिन है। ठीक। अगला है सिक्रेटिन की खोज। तो सिक्रेटिन, ये देखो, पहला खोजा गया हार्मोन कौन था? सिक्रेटिन। और इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था बैलिस एंड स्टर्लिंग ने। बैलिस एंड स्टर्लिंग ने। ठीक। अगला है प्रोस्टाग्लैंडिस का मुख्य स्रोत। तो प्रोस्टाग्लैंडिस का मुख्य स्रोत क्या होता है? शुक्राशय होता है। ठीक। नेक्स्ट कि कौन से अमीनो अम्ल से थायरॉक्सिन संश्लेषित होता है? तो कौन से अमीनो अम्ल से थायरॉक्सिन संश्लेषित होता है?
तो टायरोसिन से। टायरोसिन से। ठीक, अगला है कौन सी अस्थि की सेला टर्सिका खांच में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? तो कौन सी? तो स्फेनाइड अस्थि पे। स्फीनॉइड अस्थि पे। अगला है डीसीटी से जल के पुनः अवशोषण को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? तो वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। अगला क्वेश्चन कि डीसीटी के जल के पुनः अवशोषण को कौन नियंत्रित करता है? तो ये तो क्वेश्चन डबल हो गया, वैसोप्रेसिन। अगला है थाइमोसिन हार्मोन को कौन मुक्त करता है? तो जो थाइमोसिन हार्मोन होता है तो उसको कौन मुक्त करता है? तो थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। अगला नेक्स्ट है कि लिंग हार्मोन की प्रकृति। तो जो लिंग हार्मोन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो स्टेरॉइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त में शर्करा के उच्च स्तर को कहते हैं। तो रक्त में जो उच्च स्तर होता है तो उसके शर्करा को क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। शर्करा के उच्च स्तर को क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की थायराइड पुट्टिकाएं किससे आश्रित रहती हैं? तो जो थायराइड पुट्टिकाएं होती हैं वह किससे आश्रित रहती हैं? तो सरल घनाकार उपकला से। सरल घनाकार उपकला से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की उत्पत्ति किससे होती है? तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है तो उसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो मेसोडर्म से। मेसोडर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि आयोडीन की सबसे ज्यादा सांद्रता किसमें पाई जाती है? तो आयोडीन की सबसे ज्यादा सांद्रता किसमें पाई जाती है? तो थायराइड में। थायराइड में। अगला है ग्रेव्स रोग का अन्य नाम है। तो ग्रेव्स रोग का अन्य नाम क्या है? नेत्रोसंधि गलमंड रोग। नेत्रोसंधि गलमंड रोग। अगला है उस हार्मोन का नाम बताइए जो बाह्य कोशिका द्रव्य में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा का नियमन करता है। तो कौन नियमन करता है? तो पीटीएच। पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक। तो क्वेश्चन है कि कार्यात्मक इकाई है। तो अगर बात करें हम कि जीवों की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका। तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और बात करें कि अगर इसकी लेंथ कितनी होती है तो 0.3 माइक्रोन होती है। ठीक। अगला है शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कोशिका शब्द का निर्माण। तो कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने। अगला है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ। तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है क्या? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
अगला है कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, वह किसमें होता है? तो देखो, अगर हम बात करें कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह किसमें होता है, तो लैंगिक सेल्स में होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। और जो समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है? सोमैटिक कोशिकाओं में, यानी कि दैहिक कोशिकाओं में, सोमैटिक सेल्स में, दैहिक कोशिकाओं में होता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह किसमें होता है? तो लैंगिक जनन करने वाली कोशिका में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाओं में। और अगर यहीं पे पूछ लेता कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो दैहिक कोशिकाओं में। अगला है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन कि समसूत्री विभाजन होता है। देखो, पूछ ही लिया ना कि समसूत्री विभाजन किस में होता है। तो समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो कायिक कोशिकाओं में या सोमैटिक सेल्स में। कायिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो कितनी निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। और मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क से कितनी निकलती हैं? तो 12 जोड़ी। अगला है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। तो इनके हम कौन से भाग्य को खाते हैं? तो फल भित्ति को। अगला है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग। तो आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं? तो मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग। तो फूल गोभी के हम कौन से भाग को खाते हैं? तो पुष्पक्रम को, फ्लोरल को। अगला है हल्दी के पीला रंग का कारण। तो हल्दी में जो पीला रंग होता है वह किसकी वजह से होता है? तो कुरकुमिन के वजह से, कुरकुमिन की वजह से। नेक्स्ट, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है। तो सबसे पहले किसका उपयोग करता है? तो जो स्टोरेज होता है संचित भोज्य पदार्थ, तो क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। तो किसका उपयोग करता है सबसे पहले? ग्लाइकोजन का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं। तो अदरक और आलू के हम कौन से भाग्य को खाते, कौन से भाग को खाते हैं? तो तने को। अगला है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? मिल्क मिल्क शुगर किसको बोलते हैं? तो लैक्टोज को। अगला है सबसे लंबा कृमि वर्म होता है। तो सबसे लंबा कृमि कौन सा होता है? तो टेप वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। तो कौन सी होती हैं? तो इनमें कौन से सिद्धांत पे कार्य करती हैं? तो ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। मतलब क्या हुआ
कि जैसे देखो अब केंद्रीय बल में क्या होता है कि जो इसमें कण होते हैं वह केंद्र से दूर की ओर जाते हैं। अप केंद्र यानी कि केंद्र से दूर की ओर जाना, और अभिकेंद्र का मतलब कि केंद्र बाहर से यानी कि धुरी से ध्रुव से केंद्र की होना। लेकिन इसमें क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं। ठीक। अगला है दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व। तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, बढ़ता है, जो डेंसिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। अगला है अश्व शक्ति बराबर होता है, तो ये कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन कि मूल रंग होते हैं, तो मूल रंग कौन कौन से होते हैं, नीला, लाल और हरा। अगला है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो किन किन की क्रियाओं के द्वारा, जैसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के द्वारा। अगला है इंद्रधनुष में रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होता है, तो इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है, तो बीच का रंग कौन सा होता है, तो देखो बै, जा, नी, हा, पी, ना, ला। मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो बीच का कलर कौन सा है, हरा। तो इंद्रधनुष में बीच का कलर जो होता है वह कलर जो होता है कौन सा होता है, हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तो जो प्रकाश का रंग होता है वह किसके द्वारा निश्चित होता है, तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा। अगला है वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो वेदन क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है, तो गामा किरणों की, गामा किरण की। नेक्स्ट कि परावैंगनी किरणों की खोज की थी, तो परावैंगनी किरणों की खोज किसने किया था, रिटर ने। अगला है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच। ठीक। अगला है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, तो सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो अगर बात करें सबसे अधिक, तो सबसे अधिक होता है लाल का, तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो बैगनी रंग का। बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में। जो सूर्य का प्रकाश आता है तो निर्वात के माध्यम से आता है, इसलिए वो जल्दी से आ पाता है। ठीक। अगला है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया, तो प्रकाश का वेग जो है उसको सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने, रोमर ने। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह कितनी होती है, तो 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, तो उनको काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण, सूर्य प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण।
नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसमें कौन सी घटना होती है? तो इसमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है तो इसमें क्या होती है कि जो लाइटें होती हैं वह कभी डिम, कभी यानी कि कभी धीमी, कभी तेज होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अगर दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब, देखो अगर आप अपने सामने रख लेना एक समतल दर्पण और एक यानी कि पीछे, और बीच में आप खड़े हो जाइए, तो देखिएगा कि जो प्रतिबिंब बनेंगे वह कितने बनेंगे? तो अनंत बनते हैं। ठीक। अगला है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो जो हवा का बुलबुला होता है वह जल में कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है कि शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अग्न्याशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हीटर का तार बना होता है। तो जो हीटर होता है तो हीटर में जो तार होता है वह काहे का बना होता है? नाइक्रोम का। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो जो बल्ब में फिलामेंट लगा हुआ था, तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? तो टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है। तो जो बिजली के बल्ब में गैस भरी हुई होती है तो वह कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन कौन सी जो है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या कहलाती हैं? अक्रिय गैस, नोबल गैस कहलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो फोटोग्राफी में कौन सा तत्व उपयोगी रहता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है। तो कौन होता है? तो सोडियम। नेक्स्ट है थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है। तो इसका हीरे का चमकना, मृगमरीचिका का बनने का कारण कौन होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है परावर्तन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की गति आधारित है। तो जो रॉकेट की गति होती है वो किस पे आधारित होती है? वह संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है वह किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि हमें जो निकट की दृष्टि, पास की दृष्टि है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो भी अगर पास में जो वस्तु रखी हुई है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं वह
स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में कि जो नेत्र लेंस मोटी हो जाती है और फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, तो क्या कारण है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी कम हो जाना। फोकस दूरी कम हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया कौन से लेंस का उपयोग करके किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। उत्तल लेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीएनए के थाइमिन क्षारक के स्थान पर आरएनए में पाया जाने वाला क्षारक है। तो देखो डीएनए में कौन कौन से पाया जाता है, तो अगर बात करें हम डीएनए में, तो इसमें पाया जाता है कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए की बात करें तो आरएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल। तो आरएनए में पाया जाने वाला क्षारक है, तो आरएनए में कौन सा पाया जाता है डीएनए के थाइमिन की बजाय, यूरेसिल। अगला है कि एंजाइम की क्रियाविधि समझाने के लिए प्रेरित जोड़ सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रेरित जोड़ सिद्धांत दिया था, तो डी कॉसलैंड ने। डी कॉसलैंड ने। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है कि देखो, जब हमारे यानी कि वायुमंडल से क्या होती हैं गैसें, यानी कि सबसे पहले तो क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आता है जिससे तापीय ऊर्जा आती है, तापीय ऊर्जा से क्या होता है कि हमारा यानी कि पृथ्वी गर्म हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद क्या होती है कि ठंडक होने लगती है। तो ठंडक होने की वजह से क्या होती है कि जो गैसें हैं वो क्या होती हैं कि ऊपर जाने लगती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये क्या करती हैं, जो वाष्प यानी कि गैसें जा रही हैं तो उनको क्या करती हैं कि फिर से इकट्ठा करेंगी और इकट्ठा करके फिर से वातावरण में हमारे पृथ्वी में ले आती हैं तापीय गैस को। ठीक, और क्या करती हैं, फिर से हमारे पृथ्वी को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। तो यह क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला है कि डीएनए अणु की मोटाई कितनी होती है। तो जो डीएनए का अणु होता है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो 20 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक, अगला है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन का। तो नाभिकीय विखंडन है क्या कि देखो, जब यानी कि हम यूरेनियम 235 पे क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं। तो न्यूट्रॉन की जब बमबारी कराते हैं, बौछार कराते हैं, तो क्या होते हैं कि उसमें क्या होते हैं, वह विखंडित होते हैं। और विखंडन होने की वजह से उनमें क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन प्रोसेस। अगला है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु। तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो पारा, मरकरी, जिसका सिंबल क्या होता है, Hg। अगला क्वेश्चन कि द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। तो द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है, तो ब्रोमीन। अगला है विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है, तो अमीटर से। अगला है अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे हो गई कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है, ये क्वेश्चन कहाँ पे दे दिया, तो शुष्क बर्फ कौन कहलाती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे ऐसे देखिए। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 पे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट, तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है? अणु। अगला है, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, तो परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और एक और कौन है? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रोटॉन की खोज की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। अगला है, कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह कैसा होता है? तो ऋण आवेशित होता है। ऋण आवेशित। ऋण आवेशित होता है। अगला है, प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन कैसे होता है? तो प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? तो यह धनावेशित कण होता है। धनावेशित कण। अगला है, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होता है। आवेशहीन कण। अगला क्वेश्चन है, कि पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने। एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन, कि आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो वर्ग तथा आवर्त कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्ग तथा उदग्र को वर्ग तथा क्षैतिज जो स्तंभ होते हैं तो उनको आवर्त कहते हैं। अगला है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था, तो जो आधुनिक आवर्त नियम था तो वह किसने दिया है? तो मोसले ने। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्त की कुल संख्या है, तो वर्गों की बात की जाए तो वर्ग हैं कितने? 18। और आवर्त की बात की जाए तो आवर्त कितने हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, तो जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वह किसके बने होते हैं? तो वे टेफ्लॉन के बने होते हैं। टेफ्लॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है, तो जो अयस्क में अशुद्धि होती है वह क्या कहलाती है? तो गैग कहलाती है। अगला, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, तो जो बर्तन में कलर करते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब, तो क्या होगा अगर पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दाब है, वो क्या हो जाता है? कम होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, तो कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? तो रेडान। कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस, तो सर्वाधिक रूप से कौन सा पाया जाता है? तो आर्गन पाया जाता है।
और जो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता तो वह कौन है? रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। अगला है कि वायुमंडलीय दाब का मापक है, तो वायुमंडलीय दाब का मापक कौन होता है? बैरोमीटर। किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, तो जो वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। अगला वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है, तो अगर यदि जो पारा है वो धीरे धीरे गिर रहा है तो मतलब संभावना किसकी है? वर्षा की संभावना। वर्षा की संभावना। और अगर यदि वायु दाब जो मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक है, जब अचानक गिर जाए तो मतलब आंधी या तूफान का। आंधी या तूफान का। नेक्स्ट कि बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है, तो धीरे धीरे चढ़ना यह किसके सूचक होता है? तो स्वच्छ व साफ मौसम का। स्वच्छ व साफ मौसम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो जो भरी हुई चाबी होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अगला है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो पृथ्वी के मान के यानी कि 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग। ठीक। अगला है कि 9 का मान कम होता है, तो 9 का मान क्या होता है? कहाँ कम होता है? तो विषुवत रेखा पर 9 का मान जो होता है वह अधिक होता है। ठीक। 9 का मान विषुवत रेखा पर अधिक होता है। और पूछ रहा है ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर क्या होता है कि ध्रुवों पर जो मान होता है वह कैसा होता है? तो कम होता है। और केंद्र पर जी का मान की बात की जाए तो केंद्र पर कैसा होता है? ध्रुवों पर जो होता है वह अधिक होता है, सॉरी, ध्रुवों पर अधिक होता है और केंद्र पर 0 या शून्य होता है। क्या होता होता है? शून्य होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कि गड्ढे में भरे पानी का मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, तो क्यों मर जाते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। नेक्स्ट है कि माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, तो अगर यदि माध्यम का ताप बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो क्या होता है कि कोई वस्तु यानी कि ध्वनि की जो चाल होती है तो वह कोई वस्तु जब में बढ़ती है। ठीक। तो जो ध्वनि की चाल है वह कैसी होती है? तो बढ़ती है। अगला है अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। जब कोई वस्तु को पूर्णतः डुबाई जाए तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, तो वह किसके कारण होती है? तो उत्प्लावन बल के कारण। जब आप लोग तैरते हो या पानी में डूबते हो ना तो वहां पे कौन सा बल कार्य करता है? तो उत्प्लावन बल कार्य करता है। उत्प्लावन बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, तो उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने।
आर्किमिडीज ने। अगला है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। तो पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है। तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है, चंद्रमा से ऑप्टिकल के लिए पलायन वेग का मान। तो इसका कितना होता है? तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला, फाइबर के आविष्कारक थे। तो फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरिंदर सिंह कपानी ने। नरिंदर सिंह कपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्राथमिक सेल है। तो प्राथमिक सेल कौन होती है? तो शुष्क सेल। अगला है, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है। तो जो शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है वह कैसी होती है? रासायनिक होती है। अगला है, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है। तो जो शुष्क सेल में कैथोड होता है वह काहे का बनता है? तो जस्ते का। अगला क्वेश्चन, कि शुष्क सेल का एनोड बनता है। देखो, कैथोड जो होता है वह काहे का बनता है? जस्ते का। और जो एनोड होता है वह काहे का बना होता है? तो कार्बन का। नेक्स्ट, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है। तो कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सीसा। अगला, गैलेना अयस्क है। तो गैलेना किसका अयस्क है? तो यह भी सीसा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, कि लेड सीसा संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। तो कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो क्या होता है? कौन सा विद्युत अपघट्य? सल्फ्यूरिक अम्ल ही इसमें भी होता है। अगला है, वैद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन होता है। तो किसका होता है? कैथोड पर। अगला है, कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है। तो वह कौन सी दिशा को इंगित करता है? नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। ठीक। अगला है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो जो अस्थायी चुंबक होता है वह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो नर्म लोहा का। अगला है, स्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो देखो, अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है, और जो स्थायी चुंबक होता है वह किसका बनाया जाता है? इस्पात का। अब चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। तो समान ध्रुवों में क्या होगा? तो प्रतिकर्षण होगा, विकर्षण। और अगर यदि यहीं असमान ध्रुव होते तो क्या होता? आकर्षण होता। ठीक। चुंबकीय सुई संकेत करती है। तो जो चुंबकीय सुई होती है वह किसका संकेत करती है? तो वह उत्तर की तरफ करती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाता है? गॉस। अगला, ध्रुवों पर नमन कोण होता है। तो ध्रुवों पर नमन कोण जो होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक। अगला है,
कि विषुवत रेखा पर नतिकोण का मान होता है, तो जो विषुवत रेखा पर नतिकोण बनता है उसका मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अगला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो ओरेस्टेड द्वारा किया गया था, ओरेस्टेड द्वारा। अगला नेक्स्ट है डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है, तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो किसको परिवर्तित करता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना कौन परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो बैटरी करती है। ठीक, अगला है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो जो ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है वह किसका बना हुआ होता है? तो नर्म लोहे का। अगला है ताप का एसआई मात्रक होता है, तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। नेक्स्ट, कि डायोड से धारा बहती है, तो डायोड से कौन सी धारा बहती है, कैसी बहती है? तो एक दिशा में बहती है। अगला है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो केवल एसी में। अगला, परिपथ में फ्यूज का तार बना होता है, तो जो फ्यूज होती है, तो फ्यूज का तार किसका बनाया जाता है? तो सीसा और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, तो जो टेलीफोन लाइन होती है उसमें प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? तो विद्युत ऊर्जा। अगला है कि टेलीफोन के आविष्कारक हैं, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने। अगला है घरेलू फ्यूज तार का होता है, तो जो घरेलू फ्यूज होता है तो वह किस तार का बना हुआ होता है, वह कैसा होता है? तो निम्न गलनांक का। अगला नेक्स्ट है, कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का, यूरेनियम का। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।